of the same order with respect to any row or column। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल एरिया इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है a प्लस बी अल्फा बीटा c प्लस डी, और ये एरिया मान लो गामा डेल्टा, और e प्लस एफ थीटा और ईटा। ऐसे हमने एक डिटर्मिनेंट बना दिया। तो आपको दिख रहा है कि जो पहला कॉलम है इसमें दो चीजें हैं, दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो चीजों का सम है, बाकी तो सिंपल है। तो ये कह रहा है कि अ डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं जिसका ऑर्डर भी सेम हो, 3/3 हो। पहली चीज तो ये हुई, ऑफ द सेम ऑर्डर। दूसरा, विथ रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, यानी कि केवल एक ही रो को मतलब ब्रेक किया जा सकता है, बाकी रो और बाकी कॉलम अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। तो इसको लिख लिया यहाँ पर, मीन्स रिमेनिंग रोज और कॉलम्स आर अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, हम किसी एक रो के रेस्पेक्ट में या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बाकी रो और कॉलम डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनको वैसे का वैसा दो बार लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि इसको ब्रेक किया जाना चाहिए, कौन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको इस पहले वाले डिटर्मिनेंट में? ये वाला दिख रहा है थोड़ा। तो हमने कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में हमको ब्रेक करना है, तो कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐसे ही लिख दिया। कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम 1 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, अच्छा। अब कॉलम 1 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पर a लिख दिया और यहाँ पर b लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना, पहले में a लिख दिया, दूसरे में b लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर मान लो c प्लस डी लिख दिया, यहाँ पर f लिख दिया और यहाँ पर e लिख दिया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इस तरह से लिखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है? बताओ, अगर मैंने इस तरह से लिखा है तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? बताओ जल्दी से। बताओ, कुछ समझ में आ रहा है इसको और इन दोनों को देख करके? मैंने कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में दो नए डिटर्मिनेंट्स बना दिए, दो डिटर्मिनेंट का सम लिखा सेम ऑर्डर का। तो इसको देख करके आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, ये बता दो मुझे जल्दी से। देखो, आप ब्रेक कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें a प्लस बी सी प्लस डी और e प्लस एफ ही लिखना है, ऐसे ब्रेक करें, ऐसा जरूरी नहीं है। होना क्या चाहिए कि यहाँ और यहाँ पर जो भी है ना, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा इतना आना चाहिए, यानी a और ये जो है ये मिल करके a प्लस बी होगा, ये 0 प्लस सी प्लस डी मिल करके सी प्लस डी होना चाहिए, और f प्लस सी मिल करके e प्लस एफ होना चाहिए। आप कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो ब्रेक किया वो वापस से ऐड होकर के यही आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ इस बात को लिखा कि यहाँ कॉम्बिनेशन या सॉरी कॉलम, यहाँ कॉलम में सर लेकिन अल्फा
प्लस अल्फा बीटा ये सब तो 2 अल्फा 2 बीटा हो उसको जाएगा। उसको नहीं किया, इसको नहीं करेंगे, देखो इसको नहीं टच करेंगे, यही बताया गया ना कि किस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना है। पहले तो जो कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट हो उसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में। कैसे? जो पहले वाले डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है वही बाकी दोनों का भी ऑर्डर होना चाहिए। अब ब्रेक किस तरह से करेंगे? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में, यानी बाकी रो और बाकी कॉलम अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, है ना। बाकी रो और बाकी कॉलम अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। तो यहाँ हमें कॉलम वन में कुछ दिख रहा है, ऐसा प्लस प्लस दिख रहा है, तो हमने कहा कि हम कॉलम वन के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करेंगे। तो इसका मतलब कॉलम टू कॉलम थ्री एज इट इज दो बार आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू वापस से इतनी आ जाएगी, इसी के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर आ जाएगी। आप अलग अलग चाहें तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम आएगी इसकी, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट को हमने कॉलम वन के हिसाब से ब्रेक किया उसका कंडीशन क्या है कि ब्रेक कैसे भी करो सम वापस से उतना ही आना चाहिए। जैसे a प्लस बी है, मैं चाहता तो यही यहाँ पर जीरो और यहाँ पर a प्लस बी रख सकता था, चाहता तो यहाँ b और यहाँ a रख सकता था, चाहता तो यहाँ जीरो और यहाँ a प्लस बी रख सकता था। मतलब कि इसका सम वापस से इतना ही आना चाहिए, वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कॉलम में कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। कॉलम मतलब कि कॉलम या रो दोनों में, है ना। यहाँ हमने कॉलम के हिसाब से ब्रेक किया इसलिए कॉलम लिखा, है ना। रो के हिसाब से करते तो रो लिखते, ठीक है। बट सिंस वी हैव हियर splitted the determinant with respect to WRT, आपको कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, with respect to को ऐसे लिखते हैं, with respect to the first column hence the sum of first columns in the new determinants should be equal to that in the original determinant। ये बात आपको क्लियर हो गई कि नए डिटर्मिनेंट में जो भी आपका जो नए डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें जो भी कॉलम की वैल्यू आ रही है ऐड करने पर वो उतनी ही आनी चाहिए जितनी की उस कॉलम में ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। मतलब यहाँ a प्लस बी है तो इसको ऐड करने पर a माइनस बी या a प्लस टू भी नहीं आ सकता, a प्लस बी ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हुआ? बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको ये? तो अगर आपको ये ये थोड़ा बहुत समझ में आया तो चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं, इससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे को एक डिटर्मिनेंट दिया गया a, b मान लो, यहाँ c मान लो, यहाँ a प्लस टू एक्स दिया गया, यहाँ आपको दिया गया मान लो b प्लस टू वाई, c प्लस टू जेड, और ये आपको कह रहा है एक्स वाई जेड, ऐसे। इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, क्या करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में स्प्लिट करना सही रहेगा यहाँ पर, ये बताओ किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड रो। सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का मतलब है कि पहले रो और थर्ड रो को एज इट इज आप दोनों जगह लिख लीजिए। तो ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड,
दोनों जगह फर्स्ट रो और थर्ड रो को एज इट इज लिख लिया। अब ब्रेक करना है तो कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। हम चाहें a प्लस 2x यहाँ लिखें, यहाँ 0 लिखें, लेकिन हम देखेंगे हमारे लिए फायदा किस में होगा। तो हमने देखा a b c यहाँ लिखें और 2x 2y और 2z ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है क्या? अब थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है? तो इसको मैं आगे फिर से एक बार लिख दूं, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी टू सी, कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल 2 कॉमन लेंगे तो ये एक्स वाई जेड बचेगा और ये भी एक्स वाई जेड बचेगा। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो इस वाले की। 0 ये 0, वेरी गुड। और इसकी 0 0, वेरी गुड। तो टोटल 0 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो आपको समझ में आया कि क्यों ये सब किया गया, ब्रेक करना सिखाया गया आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ये सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका यूज भी कम ही बार आएगा, आपको देखेंगे, लेकिन यूज आया तो बहुत सिंपल है। आपको जहां भी लगा तो ब्रेक कर दिया ऐसे, जहां आपको दिखाई दे इस तरह के क्वेश्चन में, है ना। इसको या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो या फिर कहा जाए कि प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करो। तो आपने देखा कि अच्छा ए अगर एक साथ आ जाए, बी एक साथ आ जाए, सी एक साथ आ जाए, तो ये तो 0 हो सकता था। तो आपने ऐसा कर दिया, एक्स को हटा दिया। बाद में आप देखेंगे कि यहाँ एक्स और एक्स भी बराबर आ रहे हैं, वाई भी बराबर आ रहे हैं, जेड भी बराबर आ रहे हैं। तब आपका काम बन गया, आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी आपको? ठीक है ना। आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में स्प्लिट करना है और बाकी रोज और कॉलम को एज इट इज 2 बार लिख देना है, उनको टच नहीं करना है। ठीक है। तो यस सर। ये अगर समझ में आ गया आपको तो ये इस पे आते, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6 है ना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का यूज होगा 90% जगह, है ना। आपने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो तो बस शोभा बढ़ाने के लिए थी, आप ऐसा मानो। ये मेन है, इसी पर सारी कहानी टिकी है। तो इसको पहले लिख लो थ्योरेटिकली। ये कहता है कि इफ वी ऐड इन अ रो और कॉलम एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, then value remains unchanged। ये कह रहा है कि मेरे पास मान लो 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है और मैंने रो 1 को ऐसे लिखा, रो 1 प्लस 2r2, या फिर रो 1 माइनस कुछ भी लिखा, मान लो 3r3, या कुछ भी ऐसे लिख दिया, सिंपल r3 लिख देते, कुछ भी लिख देते। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं और सेम कॉलम के लिए भी अप्लाई हो रहा है तो भी जो मेरा डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये कह रहा है ये, है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर हम चेंज रो 1 को कर रहे हैं, ध्यान रखना रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। ये कभी तुम नहीं कर सकते कि मैं रो 1 को ऐसे लिख दूं 2r2 प्लस 3r3 मान लो, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, ये तो गलत है ही। आप रो 1 को ऐसा भी नहीं लिख सकते और आप कहो कि मैं इसको 2r1 प्लस 3r3 लिखूं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, ये r1 प्लस 3r3 ये सही हो, ये सही है ना, ये सही है। यानी जिसमें भी आप चेंज लगा रहे हैं उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होगा, ये 1 ही होना चाहिए, ये बदल नहीं सकता। तो इसी को आगे लिख लिया कि जिस रो या कॉलम
पर यह ऑपरेशन लगा रहे हैं उसका या इसका जो उसका मान उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तुम कहोगे कि कैसे है ये सब, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ऐसा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अब तुम मुझे बताओ कि क्या कॉम्बिनेशन लगाऊं मैं, किसको किस में ऐड करूं, किस तरह से, अपने से बताओ, जल्दी से सोच करके बताओ क्या करूं मैं। बताओ भाई जल्दी से, किसको किस में ऐड सर करूं। क्या हाँ सर क्या प्रूफ करना है? देखो, हमने यही कहा ना कि मेरे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, तो किसी भी रो में किसी भी कॉलम को किसी इंटीग्रल मल्टीपल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी मैं r1 को r1 + 2r2, r1 - 3r3, कॉलम 1 को कॉलम 1 + 2r2 कॉलम 2 ऐसा लिख सकता हूँ। गिवन जिसमें भी हम चेंज लगा रहे हैं ना, जैसे r1 में चेंज कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। या फिर r1 को हम 2r2 + 3r3 नहीं लिख सकते, मतलब r1 में r1 तो जरूर आना चाहिए। अगर r1 प्लस ये होता तब ये सही हो जाता, r1 नहीं है तब ये गलत है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बताओ मुझे किसमें क्या चेंज करना है, मैं बता दूंगा दिखा करके कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सर बताओ R1 + 2R2। r1 + 2r2 ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने नए मैट्रिक्स का नाम लिया डेल्टा 1, देखते हैं कि ये डेल्टा आएगा या नहीं आएगा। तो हम r1 में, चलो r1 को कर रहे हैं ना, देखो ध्यान से, हम r1 को लिख रहे हैं r1 + 2r2 ऐसा लिख रहे हैं, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद ये डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। तो r1 चेंज कर रहे हैं तो r2 को तो एज इट इज लिख दिया और r3 को भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। r1 क्या बन जाएगा मेरा, a1 + 2a2 b1 + 2b2 और c1 + 2c2। सही है क्या? यस सर। अच्छा, तो इसको मैं वापस से ऐसे लिख दूं क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस ट्वाइस a2 ट्वाइस b2 ट्वाइस c2 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ये सही है क्या? अभी हमने जस्ट पढ़ा, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी की ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये बताओ यस सर, सही सही है, सही। सही है ये। अच्छा, तो आपने इससे पहले ये भी पढ़ा है कि आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है हर जगह, तो इस 2 को मैं सीधे बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, है ना, ये भी सही है। रो 1 से 2 को बाहर निकाला, और अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सर 0। 0। क्यों? 0। रो 1 और रो 2 बराबर हैं, और ये वापस से क्या आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया। प्रूव, समझ में आया ये आपको अच्छे से? यस सर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो, है ना, इसका एप्लीकेशन जब देखेंगे तो तुम्हें समझ में पूरा आने लगेगा। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तो 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी गई। आपको किसी में कंफ्यूजन है अभी तक? नो सर। सारे सिंपल हैं, एक बार वीडियो देखोगे, रिवाइंड करोगे या बुक से प्रॉपर्टीज पढ़ोगे
आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और भी सर। क्लियर होता जाएगा। हाँ बोलो। सर आपका ये वीडियो किस पे रहता है? मैं लिंक भेज दूंगा। जो मेरा नंबर है ना, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी छठी वाली पढ़ी ना, इस पर भी छोटे छोटे रिमार्क्स लिख देते हैं। रिमार्क का मतलब क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है। ये तो पहला क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, उसको फिर से लिखवाया जा रहा है कि इफ डेल्टा वन इज द determinant obtained by applying RI को के RI मान, मतलब मैंने एक रो को डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डेल्टा वन, और ये RI को के RI से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, या फिर हम किसी कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन डेल्टा इज इक्वल टू के, डेल्टा वन क्या हो जाएगा, के टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने कि डेल्टा अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू है, delta is the value of original matrix, sorry, original determinant. डेल्टा अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और डेल्टा में हम किसी कॉलम को के से मल्टीप्लाई करें या किसी एक रो को के से मल्टीप्लाई करें, तो डेल्टा वन क्या आ जाएगा, के इंटू डेल्टा। ये याद है सभी को, आज पढ़ा है हमने, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देख लो, ये प्रॉपर्टी 6 पर आधारित है। ये कहता है कि इफ मोर देन one operation, more than one operation like RI plus K RJ, ऐसा कुछ हो जाए, is done in one step। एक ही स्टेप में हम अगर दो बार ये ऑपरेशन लगा दें, जो छठे में पढ़ा है प्रॉपर्टी, ऐसा कर दें, देन केयर शुड बी टेकन। तो मतलब थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। आगे लिखा जा रहा है कि इट्स बेटर नॉट टू डिस्टर्ब द रो or column which has been changed in the same step। ठीक है, ये तो लैंग्वेज में है, तो शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगा होगा। इसको अभी हम मैथ से करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। मान लो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। मैंने इस पर प्रॉपर्टी 6 से ऑपरेशन लगाया। क्या, R1 को मैं कह रहा हूं कि भाई तू R1 प्लस R2 हो जा, तो क्या आएगा, R1 अब मेरा क्या आ जाएगा, बताओ। अब मेरा R1 क्या होगा, जल्दी से। अगर मैंने R1 को R1 प्लस R2 बोला, सर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2, ये हो गया A2 B2 C2। अच्छा, मैंने यहीं पर ये भी लिख दिया होता कि R3 क्या है, R3 प्लस R1, है ना। मैंने अगर यहीं पर लिख दिया होता कि मैंने क्या किया, देखो मेरे पास R1 R2 R3 थे, मैंने क्या किया, R1 को चेंज करके लिख दिया
R1 प्लस R2, तो मेरे पास नया R1 आ गया। मैं इसी स्टेप में ये भी लिख देता हूँ कि R1 क्या R3 क्या हो जाए, R3 प्लस R1 हो जाए, और मैं इसको ऐसे लिखूं A3 और देखूं कि R1 क्या है A1, B3 R1 क्या था B1, और C3 R1 क्या था C1। C1 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होता, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, A2 B2 C2। R3 क्या था, R3 प्लस R1, तो R3 क्या है A3, और R1 क्या है A1 प्लस A2 आ चुका है, तो ये आ जाता A1 प्लस A2 प्लस A3, ये आ जाता B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये आ जाता C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अब सही है, ये सही है, ऊपर वाला गलत है। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, दिमाग में क्या क्या बताया। देखो मैंने बताया कि अगर डेल्टा ये वाला डिटर्मिनेंट है, दिख रहा है, मैंने क्या यस किया, ऑपरेशन लगाया R1 यानी रो वन प्लस रो टू हो जाए, तो रो 1 प्लस रो 2 हमने लिख दिया, और रो 2 भी लिख दिया। दूसरा ऑपरेशन मैंने लगाया कि रो 3 क्या हो जाए, रो 3 प्लस R1, तो मैंने कहा रो 3 क्या है A3, और रो 1 क्या है A1, तो ऐसे लिख दिया। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम रो 1 को चेंज कर चुके हैं। रो 1 अब A1 B1 C1 नहीं बचा था, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 बचा था। ठीक है, तो नया R3 क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 B1 प्लस B2 प्लस B3 C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा आएगा। तो ये आपको समझ में आया? यस तो यही बताया गया कि इसको अवॉइड करो, भले ये सही है, ये सही है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजिंग है। तो जिसमें चेंज हो रहा है ना, उसी स्टेप में उसको ऐड करना, इसको हम अवॉइड करेंगे। आप देखेंगे हम इसको हमेशा अवॉइड करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, इसकी जगह अगर आप सिंपल ऐसा करते कि R1 है मेरा R1 प्लस R2, और R3 है मेरा R3 प्लस R2, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? तो ये आप देख लो, अब क्या आएगा, डेल्टा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, ये आ जाएगा A2 B2 और C2, और ये आ जाएगा A3 प्लस A2 B3 प्लस B2 और C3 प्लस C2। बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ में आ गई बात? यानी हम जिसमें चेंज कर रहे हैं ना, उसी स्टेप में, उसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने को हम अवॉइड करेंगे, इनफैक्ट कभी नहीं करेंगे ऐसा। भले ही हमें एक्चुअल आंसर निकालना पता हो, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप देखेंगे क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो कि हम ऐसा करेंगे ही नहीं, इस मेथड को हम अवॉइड करेंगे कि एक ही स्टेप में जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसी का एडिशन भी कर रहे हैं, मतलब उसी को किसी और को चेंज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, ये अवॉइड करेंगे। ये भले ही पॉसिबल है, एक ही स्टेप में दो अलग अलग चीजों पे चेंजेस करना पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको अभी तक? सर ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क जो लिख लो, जो हम अपने एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है, जो आपको करना है, यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। यूज ऑफ प्रॉपर्टीज कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? पहला तो क्या हो गया, इफ बाय ऑब्जर्वेशन और सिंपल एप्लीकेशन of property,
the value of determinant can be calculated. अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन से या थोड़ा बहुत शिफ्ट करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सके, वहां पर यूज होता है। ठीक है, आपने देखा था x a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, तो हमने सिंपल सा ऑपरेशन किया, देखा कि अगर अलग अलग दो डिटर्मिनेंट बना दिए जाएं तो वैल्यू 0 आ रही है, उसकी बात की जा रही है। तीसरा, अगर ऐसा हो कि हम अगर रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री ऐड कर दें ऐसा, और कॉलम वन में हम कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री करें, ऐसा करें, ऐसा करने पर अगर किसी रो या किसी कॉलम की वैल्यू किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स सेम आ जाए, है ना। मतलब मान लो कि रो वन रो टू रो थ्री में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, आपने रो वन के सारे एलिमेंट्स को ऐड किया तो आपको पूरे रो में सेम एलिमेंट्स मिल जाए, या सिंपली पूरे कॉलम में सेम एलिमेंट्स मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उस एलिमेंट को बाहर निकाला, अगर मान लो रो वन की बात करो, इमेजिन करो कि रो वन में 5 कॉमन आ गया, मतलब 5 ही है, रो वन में मतलब तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो 5 5 5 हैं, और अगर 5 को बाहर निकाल लिया तो रो वन में क्या बचेगा। फिर से सुना, अगर रो वन के तीनों एलिमेंट्स 5 5 5 हैं, तो अगर मैं 5 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा, So 1 1 1 वन 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 बचेगा। One. दिख रहा है सब आपको, सब आपको दिखा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी रो का या किसी भी कॉलम का सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, अगर ऐसा होता है तो फिर उस एलिमेंट को बाहर निकालें। वी विल फाइंड दैट वन विल बी लेफ्ट इन दैट रो और कॉलम। ठीक है, ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसा कुछ आ जाएगा, मान लो 1 1 1, ये मान लो ए बी सी है और ये डी ई एफ है, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप, ऐसा कुछ आएगा। अब हम क्या करें, अब क्या करेंगे देख लो, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, मतलब मैं अगर ये ऑपरेशन लगाऊं कि कॉलम वन क्या हो जाए, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और कॉलम टू क्या हो जाए या कॉलम थ्री क्या हो जाए। चलो इसको ऐसे ही लिख दिए, उल्टा लिख दिया, ध्यान से इसको सुनना। कॉलम टू हो जाए मेरा कॉलम टू माइनस कॉलम वन, और कॉलम थ्री हो जाए कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। तो आप देखोगे कि ये क्या आएगा आपका, सर 1 जीरो 0 जीरो 0। जीरो आया क्या, इसमें कुछ भी आया, दो एलिमेंट जीरो आ गए क्या, यस सर। देखा। तो यही Yes, sir. हमारा पर्पस होता है प्रॉपर्टीज लगाने का, वन 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 करना, कॉमन निकालना, मतलब कुछ एलिमेंट, कुछ रोज और कुछ एलिमेंट के सेम एलिमेंट्स को कॉमन कर देना, उसको बाहर निकालना, वन वन बच जाए तो माइनस करके जीरो लाना। ठीक है, और जीरो आ गया तो कैलकुलेशन आसान है। आवर एम इज टू क्रिएट maximum number of zeros
इन अ रो और अ कॉलम। समझ में आया? तो इसी